उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप सभी अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ सभी फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और किया भी है हम सभी ने। और मैं इसीलिए आप सभी से माज़रत भी चाहता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, कुछ वक्त से हम लोग जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। उसका वजह यही है कि जैसा कि अभी फेस्टिवल चल रहा है, तो हम सभी कहीं ना कहीं बिजी हैं और अपने पढ़ाई पे प्रॉपरली ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जैसा कि हम सभी को अब मालूम है कि अब हम फेस्टिवल से फ्री हो गए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट करीब आ गया है, 30 नवंबर से ही आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना है, ये हम सभी को मालूम है। तो अब जो है वो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना है और अब सिर्फ फोकस हमें अपने पढ़ाई पे करना है। तो जैसा कि माय डियर, आज जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे सभी मैथ्स, पूरे मैथ्स बुक की जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी चैप्टर्स में जो जो यूजेबल फार्मूला है, आज हम लोग वो सब समझेंगे। और ये सीखेंगे कि फार्मूला यूज़ कैसे होता है, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, ये सारा आज हम लोग क्लियर करेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर में कौन कौन से फॉर्मूले ज़रूरी हैं, या किस फॉर्मूले से ही, जिस फॉर्मूले से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने की, या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उस टाइप के फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे और उसका यूज़ भी समझेंगे कि उसका यूज़ कैसे होता है। एक एक एग्जाम्पल देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किसी भी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो आइए माय डियर, फर्स्ट फॉर्मूला रियल नंबर का हम लोग देख रहे हैं। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब किसी भी दो नंबर का जो HCF और LCM होता है वो उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ऐसा है कि मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, उसका जो HCF हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसका LCM अगर अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड अभी हम एक एग्जांपल बनाएंगे। चलिए इससे पहले हम लोग सेकंड फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए माय डियर, सेकंड जो फार्मूला है वो है टर्मिनेटल डिसिमल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। मतलब जो टर्मिनेटल डिसिमल होता है उसको जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, या टर्मिनेटिंग डिसिमल का जो फॉर्म होता है, एक्सप्रेशन का फॉर्म, वो हमेशा p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m होता है। डैट मीन्स सिंपली हमें समझना है कि टर्मिनेटल डिसिमल वही होगा, उसी फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटल डिसिमल कह सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 कंबाइन होकर आए, उसे ही हम लोग टर्मिनेटल डिसिमल कहते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक फॉर्मूला अभी कैसे यूज करना है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। पहले दो चार फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर जैसा कि हमारा पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि पॉलिनोमियल में कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें समझना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो सिंपली होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये एग्जाम में भी आ सकता है, कोई टफेस्ट बात नहीं है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें हमेशा ध्यान रखना ax² प्लस bx प्लस सी। इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है माय डियर, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की क्या फॉर्मूला होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहाँ तक हम सभी लोग जो हैं वो अल्फा और बीटा से अवगत है, जानते हैं अल्फा जो होता है वो जीरोज है पॉलिनोमियल का, अल्फा और बीटा दोनों क्या होता है, जीरोज होता है पॉलिनोमियल का। इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल अभी तुरंत ही हम लोग देखेंगे। आइए उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी टाइप से फाइंड आउट करना होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसका ऊपर फॉर्मूला देख चुके हम लोग, क्यूबिक का भी देख लिया। अब कहता है जीरोज और पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो ये भी बेहद जरूरी है। जस्ट लाइक पहला रिलेशन जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब बी क्या है और ए क्या है, अल्फा और बीटा तो जानते हैं जीरोज है,
बी और ए क्या है, तो बी और ए जो होता है वो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, यही ए बी सी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये बेहद जरूरी है। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसी टाइप से क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी टाइप से एक और रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये सारा रिलेशन है। आइए इससे पहले हम लोग देखते हैं अब एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा रियल नंबर का एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो देखिए माय डियर, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, इफ एच सी एफ ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13, मतलब 26 और 169 का एच सी एफ 13 दिया हुआ, इसका एलसीएम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ दिया हुआ है, और नंबर्स क्या क्या है, नंबर हमारा हो गया 26 और 169। तो देखिए यहीं पे ये फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। फार्मूला क्या था, एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो एच सी एफ तो दिया हुआ 13, एच सी एफ की जगह पे 13 बैठा देंगे। एलसीएम हमें पता नहीं, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम रहने दीजिए, और इज इक्वल टू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर है क्या, नंबर 26 और 169 ही तो है। तो नंबर्स के जगह पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के जगह पे 26 इंटू 169 कर देंगे। अब 13 से आप 26 को कट करेंगे, 2 आएगा, 2 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338। यही हमारा आ गया एलसीएम। इसका आंसर क्या हो गया माय डियर, सी। समझ में आ रहा है यूजेस। देखिए फर्स्ट का यूज यहाँ हो गया। इसी टाइप से सेकंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सेकंड टर्मिनेटल डेसिमल एक्सप्रेशन का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो रेशनल नंबर है इनमें से कौन एक्सप्रेस किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग मतलब वही टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर एक्सप्रेस कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 मिला हुआ होना चाहिए। 2 5 के अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं चाहिए। अगर 2 5 है तो वो टर्मिनेटर डेसिमल है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए जस्ट लाइक 165 था, इसका अगर फैक्टर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगा 5 इंटू 3 इंटू 11। सेकंड है 30, 30 का फैक्टर निकालेंगे तो 6 इंटू 5 आएगा। इसी टाइप से है हमारा 625। डिनोमिनेटर का ही फैक्टर निकालना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, तो इसमें 4 टाइम्स 5 आएगा। इसी टाइप से 462 है, इसका हमारा जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब आप खुद ही बताएं इनमें से कौन टर्मिनेटल डेसिमल होगा। ऑब्वियसली जिसमें या तो सिर्फ 5 आए, तो देखिए फर्स्ट वाले में 5 और 3 आ रहा है, 3 और 11 एक्स्ट्रा है, ये कभी भी टर्मिनेटर नहीं होगा। बी का देखेंगे तो बी में 6 आ रहा है, तो 6 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए। लेकिन सी में क्या है, सिर्फ 5 आ रहा है, 4 टाइम्स 5 आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 5 है तब भी वो टर्मिनेटर है, और अगर सिर्फ 2 आएगा तब भी टर्मिनेटर होगा, और 2 और 5 कंबाइन होकर आएगा तब भी होगा। मतलब 2 5 के अलावा कोई और नहीं चाहिए। इसमें देख रहे हैं ए बी और डी तीनों के फैक्टर्स में 5 के अलावा अलग अलग नंबर्स भी है, बट सी सिंगल ऐसा है जिसमें सिर्फ 5 आया। डैट मीन्स इसका आंसर जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला यूजेस करना है हम लोगों को। देखिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज है 5 एंड -3। जीरोस क्या दिया हुआ है, 5 एंड -3, और ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। अब बताइए इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। जीरोस क्या है, 5 और -3, तो जीरोस अल्फा और बीटा ही तो होता है। तो अल्फा 5 हो गया, बीटा -3। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 5 बैठाएंगे, और बीटा की जगह पे -5, एक्स बाहर रहने देंगे, प्लस 5 इंटू -3। क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा 5 है इंटू बीटा हमारा -3 है, तो वो -3 रहने दिया। बात समझ में आ रही है, नॉर्मली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर रहने देना, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, बाहर एक्स था तो 2 और एक्स मल्टीप्लाई होकर ये 2x हो गया, और प्लस माइनस मिलकर -5 3 जा 15। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जीरोस 5 और -3 का यूज करके, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर -2x -15। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी।
बात समझ में आ रही है, कहाँ यूज़ करके इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला को पहले एक बार अच्छे से याद करेंगे और इसी टाइप से धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि किस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ करना है और कैसे वो यूजेबल होता है, किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ सकता है जो आपको हेल्प करेगा आपके फर्स्ट टर्म में। तो आइए इसी टाइप से अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसा कि अभी 2 चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। तो अब जो है वो थर्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे। थर्ड चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इस चैप्टर के बारे में समझेंगे अब हम लोग कि ये चैप्टर कैसे कंप्लीट हो और इसमें क्या क्या ज़रूरी फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें तो खासकर मेथड्स पढ़ना है हमें, जो कि मेथड्स के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर पहले अपलोड कर चुका हूँ। हर मेथड पे अलग अलग वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इस चैप्टर का टोटल वीडियो अपलोड किया हुआ। तो अभी जो मेन फार्मूला पे बात जो कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला समझना है। तो कहता है सबसे पहले कंपेयर करना होता है हमें रेशियो को कंपेयर करना है। अब किस टाइप के रेशियो को वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सेकंड कहता है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को कंपेयर करना एक दूसरे से। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमें बताना है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इसी टाइप से थर्ड वन हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये फॉर्म्स हमें बताना है उस रेशियोज को कंपेयर करके। अब रेशियो कहाँ से आएगा? तो रेशियो ऑब्वियसली जो आएगा वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे उन रेशियोज को हम लोग कार्य करेंगे। तो आइए देखिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि वो प्रोसेस होता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ध्यान देना है वो देखना है ये कि A1 बाई A2 अगर इक्वल नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो इस कंडीशन में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? तो ये आपका वन सॉल्यूशन होगा या फिर उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर। ये बेहद ज़रूरी है, इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स तो आने ही हैं। 2 ऑब्जेक्टिव तो श्योर है, कुछ ना कुछ इसमें जो है या तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग दिया जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि किस सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रेशियोज को कंपेयर करेंगे। इसके बाद थर्ड वन सेकंड जो पढ़ना है हमें, वो कहता है कि अगर A1 बाय A2 इक्वल होता है B1 बाय B2 के, इज ऑल्सो इक्वल टू C1 बाय C2, अगर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है तो उस कंडीशन में उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा क्या हो सकता है बताएं? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कंसिडेंट लाइंस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर कहता है कि इसमें सॉल्यूशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात किया जाए तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे। और फिर कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो इस सिचुएशन में हमेशा कंसिस्टेंट पेयर ही होते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर A1 बाई A2 इक्वल रहेगा B1 बाई B2 के और वो भी इक्वल रहेगा C1 बाई C2 के, तो इस कंडीशन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कोइंसिडेंट लाइन होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर। अब कहता है कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू रहे B1 बाई B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इस कंडीशन में ग्राफिकली में पैरेलल लाइंस आते हैं, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में नो सॉल्यूशन, और इसमें इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा रटना होगा एक बार या फिर इसको ऑब्जर्व करना होगा, सोच लेना है कि किस किस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स तो श्योर है। आप 2 ऑब्जेक्टिव का कंफर्म मान लें इस चैप्टर से जो आएगा, तो आई एम श्योर इससे रिलेटेड तो होना ही है हर हाल में। तो इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। अब आपके माइंड में अगर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि A1 बाई A2 क्या है, किस क्या भला है, ये समझ नहीं आ रहा, या B1 बाई B2 क्या है, C1 बाई C2 क्या है, तो मैं आपको इसको नॉर्मली समझाता हूँ। मान लिया हम लोगों को कोई 2 इक्वेशन मिला। फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद मान लेते कोई दूसरा इक्वेशन दिया रहता 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 47।
एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, जो नॉर्मली लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए कहलाता है, वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक रेड से लिखा हुआ है, एक ब्लू से लिखा हुआ है। अब अगर इन दोनों को हम लोग ए फर्स्ट कंडीशन में एक्स का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड कंडीशन में एक्स का कोफिशिएंट 4 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले इक्वेशन के ए को a1 मानते हैं, y का कोफिशिएंट जो b है उसको b1 और कांस्टेंट को c1। यही काम सेकंड इक्वेशन के साथ हम लोग 2 लगाते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन पैदा ना हो कि a1 किसका है और a2 क्या है। यही हमारा बन जाता है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। पहला इक्वेशन वाला सभी a1 b1 c1 होता है और सेकंड इक्वेशन वाला a2 b2 c2। अब इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, a1 बाई a2 करेंगे जस्ट लाइक 3/4, और फिर b1 बाई b2 करेंगे 2/3। तो देखिए ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है, इसका क्या होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। वैसे इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, और इस चैप्टर का ऑलमोस्ट वीडियो अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई एम श्योर इतने पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं स्पेसिफिक इस पॉइंट पे भी, इस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये थर्ड चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो हमें फोर्थ चैप्टर पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप क्या है, इसमें किस किस टाइप का फॉर्मूला होता है, तो वो हमें समझना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया आपका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद सेकंड फार्मूला समझेंगे हम लोग और थर्ड फार्मूला। तो पहले सेकंड फार्मूला जो है वो हम लोग डिस्क्रिमिनांट समझेंगे कि डिस्क्रिमिनांट कहते किसको। तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डिस्क्रिमिनांट जो होता है डी जो होता है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अब कहीं बी क्या है, तो बी ऑब्वियसली एक्स का कोफिशिएंट है। ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म। अब देखिए डिस्क्रिमिनांट से बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं। नेचर होता है रूट्स का, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लाएंगे, तो वो एक्स की वैल्यू को ही रूट कहते हैं ना हम लोग। तो उस रूट का नेचर होता है, अलग अलग नेचर होता है। तो कहता है कि ये जो पता चलता है रूट का नेचर वो डी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर डी 0 से बड़ा आता है तो जो नेचर ऑफ रूट होता है वो रियल एंड अनइक्वल होता है। फिर कहता है अगर डी 0 के बराबर होता है तो उसका रूट का नेचर रियल एंड इक्वल होता है। अब कहता है कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटा हो तो नो रियल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनांट डी कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से छोटा है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हम लोग नहीं कर सकते। और डी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो डी की वैल्यू ऑब्वियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी ए सी कहाँ से आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएगा। क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गया, मतलब डी हमारा सॉल्व करने पे 0 आया तो रियल एंड इक्वल। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटा आता तो उसका रियल रूट होगा ही नहीं, डैट मीन्स एक्स फाइंड आउट ही नहीं होगा, उसका आंसर फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ इसमें होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, एक्स जो रूट हम लोग निकालते हैं वो होता है फार्मूला उसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस दोनों साइन होता है, ये बात भी याद रखना। अंडर रूट डी मतलब पहले डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ता है हम लोगों को, और उसकी वैल्यू को फिर अंडर रूट करके यहाँ पे सुटेबल पुट करेंगे हम लोग, तो हमें रूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए
ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले उसका डी निकाल देंगे b² - 4ac के फार्मूले से। उसके बाद ये रूट निकालने का फार्मूला जो हमें दिया गया है इसका यूज़ करेंगे, -b + -√d/2a का, और इसके बाद हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। अब आइए माय डियर 5th चैप्टर पे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी। तो देखिए नॉर्मली कहता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखिए जनरल फॉर्म बताने का वजह यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, पहले उस एपी को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझे कि वो होता क्या है। तो यही तो होता है a + d a + 2d a + 3d। मतलब कि जब देखेंगे तो आप सब में देखेंगे कि डी बढ़ते जा रहा है एक एक करके। फर्स्ट टर्म में अगर कोई ए है तो सेकंड में उसमें एक डी जोड़ दिया गया, थर्ड टर्म में उसमें 2 डी जोड़ा गया, 2d हो गया, एक और डी बढ़ गया, फिर जो है वो एक और डी बढ़ा दिया गया। तो मतलब पहला टर्म जो होता है उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ए से, दूसरे टर्म को इंडिकेट करते हैं ए प्लस डी से, तीसरे टर्म को ए प्लस 2d से, उसी टाइप से फोर्थ टर्म को। इसी टाइप से अगर 50 टर्म निकालना हो 50वां तो ए प्लस 49d होगा। अब कहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो टर्म के बीच में अंतर, हमेशा एक जैसा अंतर होने पे ही उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समझते हैं। अगर अंतर एक जैसा नहीं रहा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है d = t2 - t1। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। इसी टाइप से tn बराबर एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, और फिर sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, या फिर इसमें एक और फार्मूला आता है sn का n/2 × a + tn। तो ये फार्मूला यूज़ करना भी हम लोग सीखेंगे, मैं बताऊंगा आपको जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, या फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स जब हम लोग करेंगे। इसके बाद एक सेशन स्टार्ट मैं कर रहा हूँ जिसमें आपको हर चैप्टर से रिलेटेड 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाई जाएगी। हर चैप्टर से मतलब जो भी, जस्ट लाइक अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस चैप्टर से 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर इस टर्म में आने की संभावना है, आने की चांसेस है, उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और वो टोटल टाइप होगा, वो 20 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टाइप्स के हैं, मतलब उससे बाहर क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, तो बहुत जल्द वो भी सेशन स्टार्ट होगा। आज से हम लोग वो कंटिन्यू रहेंगे, अपने पढ़ाई की ओर फोकस करेंगे, क्योंकि अब जो भी फेस्टिवल्स वगैरह था वो हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया। अब जो है वो बोर्ड की प्रिपरेशन पे ध्यान देना। तो आइए माय डियर 7th चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में समझेंगे हम लोग, और इसमें जो मेन फॉर्मूला है वो एक ये है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कहने का सेंस है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी है, उसके बीच का दूरी निकालना हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये अंडर रूट रहता है, रूट के अंदर रहता है ये पूरा फॉर्मूला। पहला ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेकंड आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी बेहद ज़रूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए इसका जो सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला है वो कहता है कि जब दो पॉइंट को कोई थर्ड पॉइंट इंटरसेक्ट करे, उसे बांटे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है वो mx2 + nx1 / m + n, और फिर y फाइंड आउट करने के लिए, y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए my2 + ny1 / m + n। ये सेक्शन फार्मूला है। हम लोग ऑलरेडी इसका भी यूजेस देखेंगे, इस चैप्टर को भी जब सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे, 1 बाय 1 इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 × x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर तीन पॉइंट्स दिया हुआ और उन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान ले पहला का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का x2 और y2 है, तीसरे का x3 y3 है, तो उस ट्रायंगल का तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे जो ट्रायंगल क्रिएट होता है
उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। कोई बात नहीं, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेगा। आइए अब जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर जो है हमारा उस पर फोकस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री तो बेहद ज़रूरी है और बहुत बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, जबकि ये सबसे इजी टाइप का टॉपिक लगता है मुझे। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना होता है। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो ईजिली बनेगा ये। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम, जो आप सभी क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो 10th में भी पढ़ना ही है इसको। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो जो होता है। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है माय डियर वो p/h होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। और साइन का ही उल्टा होता है कॉसिक। तो कॉसिक का फॉर्मूला हो जाता है h/p। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग h/b। उल्टा कर देते हैं, कॉस b/h है तो सेक h/b। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो इसका अपोजिट होता है कॉट। तो कॉट को हम लोग क्या लिख देंगे, b/p, है ना। बस यही 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगो में, जो अभी हमें क्लास 10th में पढ़ना है इसको अच्छे से। इसके बाद कहते हैं क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है, तो जब साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। जब कॉस थीटा को आप सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो किसके इक्वल होगा, 1 के। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जब आप टैन थीटा को भी कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे का क्या रिवर्स है। टैन का रिवर्स कॉट है, कॉस का रिवर्स सेक है, साइन का रिवर्स कॉसेक है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले पे ध्यान दे देते हैं हम लोग जो ज़रूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला समझना है टाइन थीटा। टाइन थीटा इज इक्वल टू p/b तो होता ही है, साथ में टाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, टाइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्योंकि टाइन थीटा का रिवर्स होता है क्या, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में क्या होगी, इसकी वैल्यू बदल दी जाएगी। तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उल्टा होता है, अभी तुरंत बताया ना कि टैन कॉट का क्या उल्टा है। तो जब टैन साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा हमारा कॉस बटा साइन हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद 2-3 फॉर्मूला और इसमें है, जो कि सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है स्क्वायर से रिलेटेड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला कि जब साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे कॉस स्क्वायर से तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये फॉर्मूला इन सब को रटना पड़ेगा आपको, इन सब को एक बार याद करना होगा। वैसे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी याद हो जाएगा। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग याद करेंगे 1 बाय 1। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स आपको बनाना है तो वो उम्मीद है बहुत जल्द वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट होंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 20 अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होगा, जिसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। इन फॉर्मूलेस को आप लोग ध्यान में रखें और इस वीडियो को शेयर करें, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त